नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। देखिए दोस्तों, पॉलिटी का जो हम सीरीज शुरू किए हैं, इसमें आज हम लोग पहुंच गए हैं तीसरे नंबर वीडियो में। इससे पहले 2 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं और हाँ, एक चीज और, इसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं। इसका आपका प्लेलिस्ट बन चुका है, यूपीएसआई पॉलिटी करके प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि क्वेश्चन का सर आधार क्या रह रहा है, तो मैं पहले भी बताया हूं, फिर बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन का आधार है भाई, वह कुछ तो प्रीवियस ईयर है ना, जो कुछ प्रीवियस ईयर से आए हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हमने देखा कि भैया जिस टाइप का पूछ रहा है उस टाइप का क्वेश्चन जो है शानदार है, एकदम एग्जाम में आने लायक है। और हाँ, आप लोग ये भी कमेंट करिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कुछ आप बढ़ पा रहे हैं, इंप्रूव हो रहा है आप में कि नहीं, ये आपको पता चल जाएगा अगर आप प्रॉपर कमेंट करते रहोगे तब। चलिए शुरू करते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब देने की कोशिश करिएगा। इनमें से कौन से प्रधानमंत्री पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कुछ प्रधानमंत्री का नाम है जो कह रहा है कि पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, एचडी देवगौड़ा या चौधरी चरण सिंह। अब विकल्प आपके सामने है, केवल एक और 2, केवल 1, 2 तथा 3, या यह सभी। कमेंट करना है अगर पता है तो। देखिए, जानते हैं नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, और इससे पहले ये क्या थे भैया, तो आपको पता है कि ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो यही पूछ रहा है कि वो प्रधानमंत्री जो पूर्व, मतलब कि पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो भाई एक तो होगा ही, मोदी जी तो गुजरात के रह ही चुके हैं, तो एक तो होगा ही। आइए बात करते हैं मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री रहे हैं और यह बंबई के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तत्कालीन बंबई के उस समय मुख्यमंत्री भी ये थे, तो मोरारजी देसाई भी सही हो जाएगा। 1 और 2 तो होगा ही। अब आइए एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा कभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बाद में ये प्रधानमंत्री के भी पद पर आसीन हुए, तो एचडी देवगौड़ा भी हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3 तो हो ही गया है। चौधरी चरण सिंह के बारे में आप जानते होंगे कि यह उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो यानी कि ये चारों हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा सही? यह सभी चारों आंसर। देखिए 6 व्यक्तियों का मैं नाम लूंगा, 6 व्यक्ति का नाम लूंगा। एक तो आपके नरेंद्र मोदी जी हो गए, ठीक ना, दूसरे मोरारजी देसाई हो गए, एचडी देवगौड़ा हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, पीवी नरसिम्हा राव और बीपी सिंह। ये 6 लोग हैं जो कभी मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो इन 6 का नाम कम से कम आपको याद रखना ही पड़ेगा। चले आगे। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आ जाइए। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे भैया कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। बिल्कुल होगी। उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ऐसा लिखा हुआ किस अनुच्छेद में? देखिए 73 में क्या है? 73 में है भैया इसका विस्तार, कार्यपालिका मंत्री परिषद के विस्तार के बारे में, कि कितना भाई इसका क्षेत्र है। तो ये विस्तार की तो बात कर नहीं रहा है, 73 तो होगा नहीं। 74 में इस बात का उल्लेख है कि भाई राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। किस अनुच्छेद में है? 74 में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 में क्या है? 75 में है कि उसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। उसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो मंत्री परिषद को सहायता देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये बात लिखा हुआ है 75 में। 77 में है कार्य का संचालन। कार्य का संचालन है ना, कार्य का संचालन याद रखिए। कार्य का संचालन पूछता है तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 77 में है। इतना ध्यान रखना है आपको।
आ जाइए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपातकाल लागू होने के बाद कितने दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना आवश्यक है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है यह सवाल, बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। देखिए आपातकाल की अगर बात करोगे आप तो वह अनुच्छेद 352 में आपका उल्लिखित है। किसमें है? 352 में उल्लिखित। यह कहता है कि अगर दोनों सदन से अनुमोदित हो गया, संसद की जैसे लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदित हो गया, ठीक, या नहीं हुआ है, जैसे सुनिए आपातकाल लागू कर दिया गया, अब लागू तो हो गया लेकिन समय कुछ होना चाहिए ना कि भाई कितने दिन तक ये दोनों सदन से हो जाए तब ये चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा 1 माह का निर्धारित समय है। अगर आपातकाल पूछता है तो बताते हैं हम कि 1 माह का निर्धारित समय है आपातकाल में, 352 अनुच्छेद में 1 माह। यही अगर राष्ट्रपति शासन पूछता कि भाई राष्ट्रपति शासन कितने दिन के भीतर, तो इसके लिए 2 माह की अवधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति शासन 2 माह, या 360 का अगर वित्तीय आपात भी पूछ दे तो वित्तीय आपात भी 2 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। हालांकि वित्तीय आपात अभी तक लगा नहीं है भारत में, लेकिन अगर कभी लगता है तो राष्ट्रपति शासन तो लग चुका है, 2 माह का इसमें रहता है, और वित्तीय आपात भी 2 माह का रहता है। 1 माह कौन सा रहता है? तो 1 माह केवल 352। कैसे याद रखेंगे? देखिए आपातकाल अगर आप पढ़ते हैं तो पहला आपको आता है 352, तो पहला का मतलब 1 माह, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि पहला है तो 1 माह होगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है और फंसाता है एग्जाम में। आइए चलिए देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत करते थे। राष्ट्रपति जो थे यह पहले क्या करते थे? लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते थे। इस संविधान संशोधन के बाद यह समाप्त कर दिया गया। अब देखिए राष्ट्रपति क्या करते थे कि राज्यसभा की अगर बात करता है आपसे, राज्यसभा की अगर बात करता है तो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते थे। वहीं अगर लोकसभा पूछता है कि लोकसभा में कितने लोग, तो लोकसभा में ये पहले 2 लोगों को मनोनीत करते थे, है ना। यह आंग्ल इंडियन होते थे और यह होते थे कला विज्ञान और साहित्य से, है ना, ठीक। तो ये तो अभी बरकरार है, ये वाला समाप्त हो गया, 2 लोगों को मनोनीत करने वाला। और यह जानते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया और इससे यह समाप्त हो गया, जबकि लागू यह 2020 में हुआ है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है, देखना 104वां संविधान संशोधन 2019, लागू 20 में। चलिए आइए, निम्न में से कौन प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसके ऐसे ऑप्शन हैं जो लगेगा कि सब सही है लेकिन एक गलत, मतलब एक ही सही है केवल। आइए, अपने दायित्वों के प्रति निष्ठावान होना, क्या यह मूल कर्तव्य में शामिल है? मानवीय प्रतिष्ठा की रक्षा करना, बच्चों की प्रतिष्ठा की रक्षा करना, महिलाओं की प्रतिष्ठा की रक्षा करना, मूल कर्तव्य। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से मूल कर्तव्य में कि वैसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसका मतलब कि इनके प्रतिष्ठा की रक्षा करने की ही बात तो की गई है। भाई स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई प्रथा है उसको समाप्त करना है ना। तो ये इनको प्रतिष्ठा की रक्षा तो ही किया जा रहा है, बाकी कहीं बच्चों के लिए नहीं दिया गया है मूल कर्तव्य में कि इनके प्रतिष्ठा, मानवीय प्रतिष्ठा भी नहीं है, अपने दायित्वों का भी निष्ठावान होना, ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ है। तो जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम बात करते हैं मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार भाग कितने में है? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 4 का में है, ठीक ना। अगर अनुच्छेद की आप बात करते हो तो एक ही अनुच्छेद है इसके लिए, अनुच्छेद 51 के का, ठीक। मूल अधिकारों की मूल संविधान में संख्या देखिए, जब संविधान शुरू हुआ था मूल संविधान में
तो मूल संविधान में संख्या थी 0। हुआ क्या कि 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन हुआ और कब हुआ? 1976 में। इससे क्या हुआ कि भैया 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है ना। कितना जोड़ दिया गया? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। अब आते हैं आगे, थोड़ा टाइम और अगर बढ़ेंगे तो एक और मूल कर्तव्य जुड़ता है और अब हो जाता है कुल 11। 11वां मूल कर्तव्य में आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको इंक्लूड किया जाता है और यह शिक्षा से संबंधित होता है। ठीक ना, तो ये बातें ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि मूल अधिकार लिया कहां से गया है, तो मूल अधिकार जो लिया गया है यह रूस के संविधान से लिया गया है। किसके? रूस के। मूल अधिकार को जोड़ा गया तो यह किसके सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किनके? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह जोड़ा गया। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए मूल कर्तव्य से संबंधित। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आ जाए आगे। देखिए, अगर हमारे साथ आप बने रहते हैं तो डेली इतना मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, एक ही चीज ना, इतना रिवीजन करा दूंगा कि आप कंफ्यूजन तो दूर दूर तक, कोसों दूर तक नहीं आपको कंफ्यूजन दिखाई देगा। इतना ज्यादा रिवीजन करा दूंगा मैं। आइए, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन है। क्या है भैया? नीति निर्देशकता तो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार क्या है? ध्यान दीजिएगा। सबका पहले आप अनुच्छेद अगर लिख लेते हैं तो आपको खुद पता हो जाएगा। मूल अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में है? तो यह 12 से, सॉरी, मूल कर्तव्य है ना। ये मूल कर्तव्य के लिए तो मैं बता ही दिया हूं, केवल एक ही अनुच्छेद है 51 का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह 36 से 51 है। मूल अधिकार है 12 से 35 है। ठीक। अब समान कार्य के लिए समान वेतन जो है यह अनुच्छेद 39 घ में है ना। 39 घ में ही तो है। तो 39 घ कहाँ आएगा? 36 से 51 के बीच आएगा, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच आएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी भी कहा जाता है ना, डीपीएसपी कहा जाता है। यह लिया कहां से गया है तो जान लीजिए, यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक। इसको लागू कराने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। न्यायालय आप नहीं जा सकते हो। इसको लागू कराना है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, जबकि मूल अधिकार को लागू कराने के लिए आप न्यायालय जा सकते हो। तो ये प्रश्न पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? न्यायालय जा सकते हैं कि नहीं? तो नहीं, ये राज्य का है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के ऊपर है, वो अपनी सुविधा के अनुसार इसको लागू करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है? आइए चलिए ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी सदन में, संसद के संयुक्त अधिवेशन में, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना, यह आप किसी भी सदन में लगा सकते हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61A के तहत आपको दिखाई देगा, है ना। 61A के तहत आपको दिखाई देगा। यह लिया गया है प्रावधान यूएसए से, है ना, यूएसए से। ध्यान दीजिएगा, जो बता रहा हूं अगले लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन शामिल होता है? महाभियोग जब होता है प्रोसेस तो कौन शामिल होता है? प्रक्रिया पहले जान लीजिए। जैसे जैसे देखिए, इसको शुरू कर सकती है दोनों सदन, या तो लोकसभा भी शुरू कर सकती है या राज्यसभा भी शुरू कर सकती है। कोई शुरू करेगी, ठीक है। अगर मान के चलिए कि लोकसभा ने शुरू किया, ठीक ना, कि भैया महाभियोग लगाया जाएगा, तो ये क्या करेगा कि 14 दिन पहले एक नोटिस भेजेगा। 14 दिन पहले एक नोटिस भेजेगा।
ठीक ना। और इस नोटिस पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तब ये नोटिस जाएगा राष्ट्रपति के पास। नोटिस 14 दिन के चला गया, अब यह प्रस्ताव लाएंगे, इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, फिर भेजेंगे यहाँ, फिर जांच होगी, जांच में अगर सत्य पाया जाएगा तब इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है ना। इसमें शामिल होता है कौन कौन, देखिए राज्यसभा का हो ही रहा है, लोकसभा का हो ही रहा है, इसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं वो भी और जो मनोनीत होते हैं वो भी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सभी सदस्य, विधानसभा वाले नहीं आते हैं, केवल लोक और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो इतनी बात आपको कम से कम दिमाग में बैठा ही लेना पड़ेगा। आ जाइए, चलिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए हम जो क्वेश्चन का केवल क्वेश्चन पर आप मत रहिए, केवल ये क्वेश्चन जो आपको डिटेल जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं ना, वो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। एक प्रश्न से आप 5-7 प्रश्न तैयार कर पाओगे, और एकदम डीप में मैं इसीलिए बता रहा हूं कि भाई एग्जाम में आता है ऐसा प्रश्न। आइए, संसद के दोनों सदनों की, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ 2 पॉइंट आता है और कंफ्यूजन क्या कराता है ध्यान से समझना है। यहाँ आता है आपका 2 पॉइंट, एक पूछता है अधिवेशन बुलाने की बात करता है, एक पूछता है अधिवेशन भैया बुलाता है कौन, बुलाता कौन है ना। एक है अधिवेशन बुलाता कौन और दूसरा है अध्यक्षता कौन करता है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि भैया ठीक है आ तो जाएगा लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, ये कहता है दोनों। तो बुलाएगा, राष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि भाई आ जाओ संयुक्त अधिवेशन है, राष्ट्रपति बुला देते हैं। कौन बुला देते हैं, तो राष्ट्रपति बुला देते हैं। संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है, इसका भी आप ख्याल रखिएगा विशेष रूप से। अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, है ना। स्पीकर मतलब लोकसभा का अध्यक्ष करता है अध्यक्षता। तो क्या कह रहा है, अध्यक्षता ही तो कह रहा है, कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अब चूंकि लोकसभा का अध्यक्ष है तो नियम सारा लोकसभा वाला लगेगा, ठीक ना, नियम सारा क्या लगेगा, लोकसभा वाला। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये लोकसभा के नियमों से संचालित होगा। किसके नियम से, यह लोकसभा के नियम से संचालित होगा, इस बात को भी आप ख्याल रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन, अच्छा जरा बताएं, आप कमेंट करेंगे, यह जो ज्वाइंट सिटिंग है या ज्वाइंट सेशन है, यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या आप कमेंट कर पाएंगे, मैं ऑप्शन दूंगा, मैं आपको ऑप्शन दूंगा। पहला है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो ऑप्शन है वह है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया हूं मैं, चलिए ऑस्ट्रेलिया। तीसरा मैं क्या दे दूं भाई, तीसरा मैं दे रहा हूं आयरलैंड। और चतुर्थ कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये आपको आपके कमेंट बॉक्स के लिए रह गया, कर्ज हो गया आप पर ये। अब इस कर्ज को चुकाइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट दर्ज करके। आइए, संविधान के अनुच्छेद 368 संबंधित है, जान ही रहे होंगे आप कि संविधान संशोधन से संबंधित के अनुसार संसद द्वारा एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को किस प्रकार पारित किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैक्सिमम बच्चे इसको क्या करेंगे, पढ़े होंगे तो सही करेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा है। क्या है ऑप्शन, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। क्या साधारण बहुमत से होगा संविधान संशोधन, वो भी 368 अनुच्छेद के तहत? जी नहीं सर, 368 अनुच्छेद के तहत ऐसे नहीं होता है।
उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 विशेष बहुमत से होता है, 2/3 से होता है। लेकिन 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 क्या कह रहा है? उपस्थित एवं मतदान करने वाले, आगे देखिए, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से, 3/4 से नहीं, होता तो 2/3 से ही है, विशेष बहुमत में 2/3 ही आता है। लेकिन 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 ये देखिएगा, कुल सदस्यों का बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। एकदम सटीक आंसर जो है यह डी होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। देखिए बी कब होगा? जब ऑप्शन डी हटा दिया जाए और कुछ और लिख दिया जाए, है ना, तब बी हो सकता है। लेकिन बी परिपक्व आंसर नहीं है। सीधा मैं बता दूं, जो बिल्कुल सटीक आंसर है वह है कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। तो 9वां का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। अब आ गई है बात 368 अनुच्छेद, संविधान संशोधन। तो यह भारतीय संविधान के भाग कितने में है? तो भाग 20 में। इसे कहां से लिया गया है? तो इसे भैया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये बात भी आपको रखना है याद। क्लियर? क्लियर है? आ जाइए, चलिए समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है ना? कौन सा सही है भैया? देखिए, यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय कहां जा सकता है? उच्च न्यायालय जा सकता है या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सही तो है, उच्च न्यायालय भी आप जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तब। यानी कि पहला तो पी तो सही है। क्यों देखते हैं? यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सामान्य न्यायालय में जा सकता है। भाई कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो जाइए सामान्य न्यायालय में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्यू भी सही है। तो क्या हो जाएगा? पी तथा क्यू दोनों सही। यही अगर मौलिक अधिकार रहता तो भैया नहीं होता, तो सामान्य न्यायालय में नहीं होता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है ना? तो दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी आपको ध्यान में बसा के रखना है। आइए चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए, ये प्रश्न मैं कराया ना, मैं इसको शुरू में ही कराया ना, बताया भी कि ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन आप लोग कहाँ ध्यान देते हैं? ध्यान दीजिएगा तब ना। आइए, वे अदालत द्वारा लागू होते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य की इच्छा पर है, उसकी क्षमता पर है, वो लागू करे या ना करे। आप न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं इसके। हाँ, मूल अधिकार रहता तो आप न्यायालय जा सकते थे। तो भैया वो अदालत द्वारा लागू नहीं होते हैं, यानी कि पी तो गलत है, तो पी वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक ना? पी वाला भी गलत हो जाएगा। अब क्यू देखना पड़ेगा। वे आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। हाँ, वो आयरलैंड से लिया गया है, यानी कि ए बिल्कुल सही है। केवल ए, केवल क्यू, है ना? नीति निर्देशक तत्व के बारे में आ गया है बात, तो जान ही गए आप कि भारतीय संविधान के भाग कितने में है? ये भाग ये 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र, देखिए पहले तो 21 वर्ष था, लेकिन एक संविधान में संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन 89 से लागू है। ये यहां 18 वर्ष कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? वोट देने के लिए जो आयु है वह क्या कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया है, ध्यान रखिए। चलिए, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसका सही मेल नहीं है? आइए, सही मेल कह रहा है 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को सत्यापन किया गया है, भाई उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर 9वीं अनुसूची में कोई कानून चला गया तो फिर कड़ी मशक्कत हो जाती है ना। तो ये तो सही है।
11वीं अनुसूची संबंधित है ग्राम पंचायत से, है ना। किससे संबंधित? ग्राम पंचायत से संबंधित है, यानी कि पंचायतों का है, लेकिन यहां तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति का है, तो गलत कथन तो मिल ही गया, हमको भी मिल गया, सही है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है, मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची 22 भाषा है। 12वीं में नगर पालिका है, 12वीं में नगर पालिका है और यहाँ पंचायत वाला मामला है। तो क्या हो जाएगा हमारा सही जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए चलिए, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन किस अनुसूची? तो 4 अनुसूची में अनुसूची चौथी जो है इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी अनुसूची। बात आई है राज्यसभा की। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है। मैं पहले ही बताया हूं, सरल एक ट्रिक बताया था ना, संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81 राज्य। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर जवाब दे दिया आपने तो मैं मानूंगा कि पॉलिटी पढ़ रहे हो ईमानदारी से। अगर जवाब नहीं दिया तो भाई जरूरत है पढ़ने की, कमेंट करिएगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इसका जवाब आप दीजिएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। राज्यसभा का कार्यकाल, देखता हूं कितने लोग जवाब देते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, ऑप्शन भी मैं दूंगा भाई, 2 वर्ष, 5 वर्ष, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें बच्चे होते हैं इसलिए मैं दे रहा हूं 6 वर्ष, या डी। चलिए इनमें से कोई नहीं, है ना, डी दे दिए, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। अगर कमेंट कर पा रहे हैं तब ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ध्यान सुनिएगा। कुछ को लग रहा होगा कि 2 वर्ष, कुछ को लग रहा होगा कि 2 वर्ष, वहीं कुछ को 5 भी लग रहा होगा, ज्यादा बच्चों को 6 लग रहा होगा। एकाध जो होंगे वो नोटा भी लगाएंगे, ऐसे नहीं है, एकाध कुछ होंगे जो नोटा भी लगाएंगे। लेकिन सही आंसर क्या है? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर जो है वह है नोटा। कहेंगे कि क्या भाई भांग पी लिए हो क्या? भांग नहीं पिया हूं। समझिएगा, एग्जाम में आया है ये प्रश्न, आपसे पूछा है भाई राज्यसभा का कार्यकाल। देखिए राज्यसभा जो है यह स्थायी सदन है, ये इसका ब्रेकअप नहीं होता है, ये चलते जाएगा चलते जाएगा, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर आपसे पूछे तब आप बताएंगे 6 वर्ष। ये बहुत बारीकी से प्रश्न को पूछा गया है, इसलिए मैं इसको लाया, कहा हूं राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो कभी मत 6 वर्ष लगाना। राज्यसभा चूंकि स्थायी सदन है, हाँ लोकसभा का कार्यकाल होता है क्योंकि वो 5 साल बाद विघटित होती है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है इसलिए इसका कोई कार्यकाल ये अनिश्चित चलता है, चलते हैं। जब से शुरू हुआ है ये खत्म नहीं हुआ है। क्यों? कि प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का इसका चुनाव होता है, फिर भर जाते हैं, फिर भर जाते हैं, ये चलते रहता है, चलते जाएगा चलते जाएगा। तो बहुत जानदार प्रश्न था, इसका मैक्सिमम लोगों ने गलत ही आंसर किया होगा। आइए, हाँ कुछ लोग सही भी किए होंगे, जो अच्छे से पढ़े हैं या जो हमसे जुड़े हैं पहले से, वो तो डेफिनेटली सही करेंगे। जो हमसे पहले जुड़ा है वो पॉलिटी में मार नहीं खाने वाला। देखिए अगर आप हमसे जुड़े हैं ना तो पॉलिटी के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप कहेंगे अरे यार तुम्हारा ही तो इंतजार था, आओ। एक भी सिंगल प्रश्न आप नहीं छोड़ने की स्थिति में रहेंगे, इस तरीके से मैं आपको एकदम तैयार करा दूंगा। आइए चलिए, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को, देखिए संशोधन विधेयक है ये, जो 368 की बात मैं कर रहा था ना, उसकी बात केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। देखिए संशोधन विधेयक है,
इसको कहीं भी पेश करिए, जरूरी नहीं है कि केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा में, हाँ दोनों में करिए पेश। केवल लोकसभा में पेश नहीं, दोनों में तो कह रहा हूं। पहले राष्ट्रपति, कोई जरूरत नहीं है कि पहले राष्ट्रपति की अनुमति ले ना, पेश करिए, बाद में देखा जाएगा। देखिए एक संशोधन हुआ था, 24वां संशोधन हुआ था, पूछता है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ष था 1971। वर्ष क्या था? 1971। इसमें क्या किया गया कि जब संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, जैसे दोनों सदन ने पारित किया तो जाता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए, तो यह 1971 से यह बाध्य कर दिया गया कि भैया अगर संशोधन का कोई विधेयक जाता है तो आपको अनुमति देनी होगी, वापस नहीं कर सकते हैं, रख भी नहीं सकते हैं, अनुमति आपको देनी होगी। यह प्रावधान कर दिया गया। और यह पूछता है यह प्रावधान कर दिया गया 24वां संविधान संशोधन 71 से कि भैया आपको देना ही है अनुमति, आप रख नहीं सकते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखिए, अच्छा प्रश्न है। निम्न मौलिक अधिकारों को आरोही क्रम में लगाएं। आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते, मतलब कम से ज्यादा की ओर। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए शोषण के विरुद्ध मैं बता दूं कि अनुच्छेद 22 और 22 से 24 में है ना, 22, 23 और 23, 24 है, 22 नहीं है। अनुच्छेद 23, 24 में ये है। समता या समानता का अधिकार 14 से 18 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार ये 29, 30 में है। और स्वतंत्रता का अधिकार 20 आपका 21 में है, 19 से 21 में है ना, 19 से 22। ठीक, ये है, ऐसे ही तो है। तो आरोही है मतलब कि बढ़ते, तो पहले क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 19 वाला, सॉरी पहले सी होगा ना, पहले सी होगा, 14 से शुरू होगा, फिर 19 पर आएगा, 19 के बाद फिर बी आएगा, सी ए बी, और फिर आएगा डी। सी ए बी डी है क्या कहीं ऑप्शन में? ए बी सी, ए सी बी डी, सी ए डी बी, नहीं सी ए बी डी, सी ए बी डी। देखिए सही है ना। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23, 24, समानता का अधिकार 14 से 18, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार 29, 30। क्लियर? ये हो गया आपका मूल अधिकार। चलिए आइए, यदि विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है तथा राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं, तो संसद उसे पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? जैसे कोई विधेयक गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने कहा कि देखिए इसको जरा विचार करिए, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। संसद कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारा सब ठीक है, आप फिर भेज देगा। अब क्या करेगा राष्ट्रपति? वही पूछ रहा है। राष्ट्रपति रोक के रख लेगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा कि भाई कुछ बदले नहीं तो समाप्त हो जाते, विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाएगा कि आप देखिए, या राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब पुनर्विचार के बाद कोई विधेयक जाता है ना, तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं कि भैया आपको अनुमति देना है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, पुनर्विचार वाले को अब नहीं वो रोकेंगे। तो 17 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, अरे भाई संसद के अवकाश के समय भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित कौन सा कथन सही है? अध्यादेश के बारे में पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में इतना डीप में हम पॉइंट बताएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, इतने पॉइंट आप नहीं जानते होंगे जितना बताऊंगा। आइए, अवकाश के समय, देखिए जब होता क्या है कि अध्यादेश कब जारी होता है, तो संसद का अगर कोई नहीं चल रहा हो, जैसे राज्यसभा बंद हो या लोकसभा बंद हो, कोई सत्र न चल रहा हो, ऐसी स्थिति में आप ला सकते हो, या फिर दोनों नहीं चल रहा हो। अगर दोनों चल रहेगा तो नहीं आ सकता है अध्यादेश, नोट करिएगा। तो
जारी करने संबंधित कौन सा कथन सही है पहले हम देख लेते हैं। ऐसे अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है क्या राष्ट्रपति? इस प्रकार जारी अध्यादेश संसद के पटल पर रखा जाएगा और संसद के पुनः प्रारंभ होने पर इसे 6 माह की अवधि के भीतर पारित करना आवश्यक होगा। देखिए, राष्ट्रपति इसको कभी भी वापस कर सकता है, ये तो सही है, लेकिन पुनः अगर जैसे ध्यान समझिएगा, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों में क्या हुआ कि सत्र नहीं चल रहा है, ठीक? राष्ट्रपति आए, अध्यादेश लेके चले आए, ऑर्डिनेंस लेकर के चले आए, अब खुल गया, अब लोकसभा भी खुल गया और राज्यसभा भी खुल गया, ठीक? अब क्या होगा, जब ये खुल जाता है तो खुलने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना होगा। अगर 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित नहीं होगा तो यह समाप्त हो जाएगा, और अनुमोदित हो गया तो फिर वो कानून बनता है। तो ये 6 सप्ताह यहां होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 सप्ताह। अब आप कहेंगे कि सर 6 माह भी तो हम पढ़े थे। तो देखिए, वो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है जब, क्यों 6 माह है? क्योंकि भैया दो मतलब अधिवेशन के बीच 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो 6 माह के भीतर संसद खुल ही जाएगा। तो अध्यादेश की जो अवधि होती है, जो अवधि लाए हैं अध्यादेश, वो अधिकतम 6 माह होती है। लेकिन अगर ये खुल जाता है तो 6 माह और दिया जाता है समय कि भैया अब आप वो करा लीजिए। यहाँ 6 सप्ताह है, 6 माह नहीं है, 6 सप्ताह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो आप जान गए हैं ना, इतना तो आप जान गए हैं, ध्यान समझिएगा, इतना तो आप जान गए। क्या जान गए? अध्यादेश के बारे में। अब मैं कुछ बताऊं जो आपसे वादा किया था। अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति लाते हैं अध्यादेश 123 के, ठीक है, 123 के द्वारा लाते हैं। लेकिन राज्यपाल पूछे कि भैया राज्यपाल, तो राज्यपाल 213। अब आप कहेंगे कि यही बता रहे थे ना? जी नहीं, बताऊंगा। केंद्र शासित प्रदेश का नाम सुना है ना? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपने सुना है। अगर केंद्र शासित प्रदेश का जो उपराज्यपाल है या प्रशासक है वो अध्यादेश लाना चाहे, तब किस अनुच्छेद के तहत लाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए एक अनुच्छेद बना है 239 खा, है ना? ये ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में जो अध्यादेश जारी होता है वह इसी अनुच्छेद के तहत होता है। आइए, अब नहीं कुछ बताएंगे इसमें, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। मिलान करना है। सूची 1 है और सूची 2 है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद कितने में है भाई? 72 में है। तो ए में क्या हो जाएगा? 4। ए में 4। अब आप छाटिए, तो ए में 4 तो सब में है, तो बड़ा मुश्किल है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 का स्टेटमेंट है, यानी कि बी में 3। आइए, बी में 3 और बी में 3, यानी कि ए और डी में ही कोई है, ए और डी में ही कोई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की शक्ति और महान्यायवादी की नियुक्ति की शक्ति, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में, महान्यायवादी किसमें है? अनुच्छेद 76 में, यानी कि डी में 1, यानी कि डी में 1 और सी में 2। नियुक्ति की शक्ति अनुच्छेद 75, अभी मैं चर्चा भी किया था अनुच्छेद 75 वाला। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। आखिरी सवाल पर हम लोग आ गए हैं। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है ये गलती करने वाला सवाल है। आइए, सही कथन पर विचार करिए, सही कथन पर विचार करिए। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है क्या? तो जी हाँ, अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति भाई ऐसा कर सकता है, बदल सकता है। राज्यपाल मृत्यु दंड को, तो राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति है, वह है अनुच्छेद 161 के तहत। लेकिन वो मृत्यु दंड को नहीं बदल सकता है, मृत्यु दंड पर वो नहीं, उसकी शक्ति काम करती है। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु दंड पर नहीं काम करती है। राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल से दंडित, हाँ, ये और सी सही है।
कहाँ देखिए, ए और 3, 1 और 3 सही है, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। इतनी बात आपको कम से कम समझना था। आप बताइए कि कैसा लगा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करिएगा। जो पूछा गया है क्वेश्चन उसका कमेंट करिएगा। और फिर से मैं कहता हूं कि अगर आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग इच्छुक होंगे, तो मैं टॉपिक वाइज शुरू कर दूंगा पॉलिटी आपको, ताकि जो 18 प्रश्न पूछे जाएंगे 18 में 18 आपका, एक भी किसी का नहीं, 18 में 18 आपका, अगर आप कमेंट करेंगे तो। नहीं तो इसको अगर चलने देना चाहें तो इसी को चलने देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।